नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर टेक टॉक्स के एक अलग और एक बिल्कुल डिफरेंट एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से। और ये एपिसोड एक ऐसा एपिसोड रहेगा जिसमें हम लोग कुछ ऐसी बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और न जाने हम लोग किन किन से सलाह भी लेते हैं उस विषय में, लेकिन हमें सही व्यक्ति नहीं मिल पाता। हम लोग जानते तो हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये जानना हो कि डेटा आखिर कौन-कौन सी एजेंसीज़ हैं इंडिया की जो पढ़ सकती हैं, जिनको डेटा हासिल करने के राइट्स मौजूद हैं। और हम लोग ये अटकलें लगाते रहते हैं कि हमारा डेटा शायद कोई मोबाइल कंपनी पढ़ रही है, शायद किसी कोई हमारा व्हाट्सएप का डेटा पढ़ रहा है, तो हम लेकिन इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं होते। तो आज हमने सोचा कि इन मिथ्स को इस एपिसोड के ज़रिए हम लोग ब्रेक करें। इसी वजह से आज हम लोगों ने एक बहुत ही खास मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर नवीन धाम से, जो हमारे कंप्लायंस एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन साथ ही में उनकी टीम भी फॉरेंसिक्स के अंदर बहुत ही महारत हासिल कर चुकी है। जो डेटा को रीड करना होता है, उस डेटा के बारे में जो हम जानना चाहते हैं उस डेटा से कि थ्रेट परसेप्शंस कितने हैं, इस डेटा को यदि किसी ने कॉन्फिस्केट किया होगा तो क्यों किया होगा, ये सब पहलुओं के ऊपर इनकी फॉरेंसिक की टीम डिस्कशंस करती रहती है। और आइए स्वागत कर लें उनका। डॉक्टर धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर धाम के बाद जिनको मैं इस वर्चुअली जिसको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वो है क्लाउड एक्सेस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने ये महारत हासिल करी कि जितनी भी साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, एहतियात हैं, उन्होंने पहले से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर संजो के रखे। और कहा जाता है कि यदि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम किसी भी ईआरपी को या किसी भी तरह की फंक्शनिंग को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डालें तो वो ऑटोमेटिकली एक सिक्योर मोड के अंदर, एक सिक्योर जोन के अंदर चलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इन दो लोगों का स्वागत करने के बाद अब समय है हम लोग स्वागत करेंगे मिस्टर दर्शन पांडे का, जो कि हमारे साथ पंजाब से जुड़ रहे हैं। दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। दर्शन जी एक लॉ इन्फोर्समेंट टेक्निकल कंसल्टेंट हैं और बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट की भी और नॉन गवर्नमेंट भी, जिनको इनकी कंसल्टेशंस जो हैं वो बहुत ही माफिक बैठती हैं और समय समय पर उनको ये मदद करते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस चर्चा से कि जो हम लोग ये मिथ्स हम लोग एक हम भ्रांति में जीते हैं शायद कि यदि हम लोगों ने डेटा इनक्रिप्ट कर रखा है तो बहुत ही सेफ ज़रिए से वो एक एंड से ओरिजिनेट होता है और दूसरे एंड पे डिलीवर होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या इसको हम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते? दर्शन जी, मैंने जो अभी बताया आप दर्शकों के लिए, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, डेटा इंक्रिप्शन अगर जनरली कोई हैकर है, बेसिकली अगर हम लोग जनरल डेटा की बात कर रहे हैं, अगर डेटा कहीं से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे फोन से डेटा किसी बी पार्टी पे मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली डेटा वहां पे इंक्रिप्टेड है। बट जब लॉ एनफोर्समेंट में नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो इसमें एक स्पेशल प्रोविजनिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्शन 419 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के मामले में देर इज नो एनक्रिप्शन। कंपनी को बेसिकली ये एक रूल है जहाँ पे डिक्रिप्ट करके डेटा को प्रोवाइड करना होता है लॉ एनफोर्समेंट को। एंड इन सर्टेन केसेस अगर हमें कोई इशू है, वी कैन स्टिल अप्रोच द नोडल एजेंसी, और नोडल एजेंसी से हम लोग अप्रोच करके इस डेटा को फेच किया जा सकता है लॉ एनफोर्समेंट में। दर्शन जी एक और भी मिथ है, वो ये कि यदि हम लोग अपनी चैट्स को डिलीट कर देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अब तो ये रिट्रीव नहीं हो सकती हैं, अब तो इनका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं होगा। तो फिर भी रिट्रीवल हो पाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे पास टूल्स ऐसे ऐसे आ गए हैं, हम कहीं से भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट जो चीज है, बेसिकली आप कोई भी क्राइम करते हैं यूजिंग इंटरनेट, ये आपकी छाप हमेशा के लिए रह जाती है। एंड ये फुटप्रिंट कभी भी आप मिटा नहीं सकते हैं। एक बार आपने फुटप्रिंट बना दिया, लोगों को बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि हम वीपीएन यूज कर रहे हैं तो हम नहीं ट्रैक हो पाएंगे, या फिर हम लोग टॉर यूज कर रहे हैं, ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो नहीं हो पाएंगे। टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है एंड बहुत लोगों को ये लगता है कि हम ट्रैक नहीं हो पाएंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, लॉ एनफोर्समेंट इज इनफ केपेबल विच कैन ट्रेस यू बैक। मतलब एक बार आपका डिजिटल फुटप्रिंट आ गया, नो मैटर यू वुड हैव हिडन, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट वील फाइंड।
बट अभी भी कुछ केसेस अभी भी सामने आते रहते हैं जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ हम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को रिट्रीव कर लिया जाता है और फिर उन्हीं को दिखा दिखा के हमें ब्लैकमेल किया जाता है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मिसक्रिएंट्स जिन्हें कह सकते हैं, तो उनसे बचने का क्या इलाज है और वो कितनी सच्चाई होल्ड करते हैं कि आपका डेटा हमारी नज़र में है, हम लोग उसको चुरा चुके हैं? देखिए, ऑन अ साइड बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार हम लोग को ये सुनने को मिलता है कि हमारे कोई कंपनी का डेटा जो है वो चोरी हो गया है, कोई भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है जिसका हमारा डेटा चोरी हो गया है, एंड थोड़े टाइम बाद उसकी खबर आती है कि वो डार्क मार्केट में अवेलेबल है, डार्क वेब में अवेलेबल है, या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, विच इज वेरी ट्रू। सेकेंडली, ये बात श्योर है कि अगर ये किसी गलत पर्सन के हाथ में ये डेटाबेस चला जाता है, एंड ऑब्वियसली वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ब्लैकमेल नहीं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी अचीव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा क्राइम चल रहा है जो बेसिकली जिसमें होता क्या है कि सामने आपको एक पर्सन कॉल करता है और कहता है कि आपने कुरियर करवाया था जिसमें कुछ मोबाइल फोन्स हैं, फेक पासपोर्ट्स हैं और फेक सिम कार्ड्स हैं, और आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। और डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है कि विक्टिम को 5-5 6-6 दिन उसको कंप्लीटली एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। सामने से एक वीडियो कॉल आती है एक यूनिफॉर्म पुलिस पर्सन की, आपको कॉल आती है वीडियो कॉल, और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब डिजिटल अरेस्ट बेसिकली ये एक नया टर्म है जो इन लोगों ने अभी रिसेंटली बनाया हुआ है, इट इज मेड अप नेम। इसमें होता क्या है कि विक्टिम को इतना डरा दिया जाता है, और डराने के बाद ऑन द नेम के अब हम आपको बचाएंगे तो आप हमें इतना पेमेंट पे कर दीजिए, हम आपको केस से निकाल देंगे एंड ऑल, ये कह करके बचाने की कोशिश की जाती है। सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, डेटा, एक मूवी में लाइन भी कहा जाता है कि डेटा इज पावर। एग्जैक्टली, डेटा इज वेरी पावरफुल। अगर मेरे पास सामने वाले का डेटा है तो ही इज वीकर एंड आई एम स्ट्रोंगर। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स कि जो मेरी उस टाइम पे जो इमेज बनती है वो स्ट्रॉन्गर इमेज बनेगी। क्योंकि जी। फॉर एग्जांपल इफ कोई बी पार्टी है जो मेरे सामने खड़ी है और उसकी सारी डिटेल मुझे पता है, कि मुझे ये पता है कि उसको निकनेम क्या है, उसको बचपन में क्या बुलाया जाता था, उसके मदर फादर का नाम क्या है, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, राइट, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और मैं इतनी सारी डिटेल जस्ट लुकिंग एट हिम और विद द मोबाइल नंबर और विद द ईमेल आईडी, जब मैं इतनी डिटेल उसको बता दूं तो ऑब्वियसली ही विल बी इन शॉक एंड आई एम वेरी पावरफुल विद दैट डेटा। सिमिलरली, ये गलत लोगों के हाथ में चला जाए, इट विल बी वेरी डेंजरस। बचने के लिए आप ये कर सकते हैं। सी, बहुत लोग कहते हैं कि आप वीपीएन यूज कीजिए या फिर आप प्रॉक्सीज यूज कीजिए जिससे आप बच जाएंगे। सी, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जितना हो सकता है उतना अपने स्मार्टफोन को कम यूज कीजिए। जब रिक्वायर्ड नहीं है अपने फोन का डेटा बंद कर दीजिए। कॉन्टैक्ट्स आप सेव करते हैं तो उसको जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक फोन बुक मेंटेन करते थे, मतलब एक डायरी होती थी छोटी सी, हम उसमें लिख करके रखते थे मैनुअली। तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन में जितना कम हो सकता है उतना सेव कम रखिए, फोन को कम चलाइए बेसिकली, एंड ब्राउजर यूज कीजिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंस के लिए मोबाइल एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइक कोई भी सोशल मीडिया का ऐप है या कोई भी, कन्वीनियंस के लिए हम लोग एप्स इंस्टॉल करते हैं, बट यही एप्स मेटा डेटा को कलेक्ट करते हैं। एंड मेटा डेटा, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ऐप इंस्टॉल किया और नवीन जी ने उस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, बट मैं नवीन जी से कांस्टेंट टच में हूँ, मैं बात करता हूँ, तो जो ऐप जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है वो नवीन जी का भी डेटा ले सकती है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ मेटा डेटा। सो ऐप हैव्स द डेटा दैट आई एम टॉकिंग टू नवीन धाम जी, और नवीन धाम जी की प्रोफाइल क्या है, so that can be fetched out using metadata। डॉक्टर साहब, जैसे अभी दर्शन जी ने बताया डार्क वेब के बारे में, तो डार्क वेब में डेटा जब चले जाता है तो कहते हैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है और वहाँ से हम लोग कहीं उसको उतार के कहीं गलत इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, तो क्या तरीके हैं बचने के इससे? देखिए, डार्क वेब में अगर डेटा चला गया, एक तो नॉर्मल यूज़र उसको देख नहीं सकता, राइट, बट हमारे पास जो केसेस आते हैं डार्क वेब के, क्लाइंट हमें कहता है कि हमारा डेटा चेक करो कहीं वो डार्क वेब में अवेलेबल तो नहीं है। तो हमारे पास जो है सब तरह के टूल्स होते हैं जिससे कि हम डार्क वेब में चले जाते हैं और डार्क वेब में देख के हम ये भी चेक करते हैं कि उसका डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, सेल पे है या नहीं है, और अगर है तो फिर हमारी टेक डाउन सर्विसेज होती हैं जिससे कि हम वो डेटा हटा भी देते हैं वहाँ। तो अभी जैसे दर्शन जी ने बताया हमारे को कि जो डेटा है मतलब हमारे को अपने मोबाइल के अंदर कम से कम रखना चाहिए, पर ये सब चीज़ें तो सुविधा के लिए बनी थी, जैसा कि हम लोग अभी नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते जा रहे हैं और कोशिश टेक्नोलॉजी की यही होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुँचाए।
तो आपको नहीं लगता कि हम लोग वापस प्रिमिटिव वर्ल्ड में चले जाएंगे? हाँ, जैसे दर्शन जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि कम से कम डेटा जो है उसमें रखना चाहिए मोबाइल में। बट इसके कुछ ऐसे मेजर्स भी हम ले सकते हैं जिससे कि हम उस डेटा को रख भी लें और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो वही जानना चाह तो रहा था उसमें कुछ ऐसे जैसे टूल्स हैं हमारे, जैसे हर जो आपका मोबाइल है उसमें आप आजकल बहुत एडवांस एंटीवायरसेस वगैरह आ गए हैं, जी। जिसको अगर आप रखते हैं तो वो टाइम टू टाइम आपका जो है कैशे डेटा जो है वो रिमूव करता रहता है। जो आपका डेटा मोस्टली हैकर्स यूज़ करते हैं, तो वो उसको रिमूव करता रहता है और जो है आपके एक तो मोबाइल को प्रॉपर परफॉर्मेंस में भी रखता है और जो सिक्योरिटी अटैक्स हैं उससे भी आपको बचाता है। तो एक मिथ और दर्शन जी बहुत पॉपुलर है, वो ये कि जैसे हार्ड डिस्क में हम लोगों ने डेटा डाल दिया और फिर उसके बाद हमको ख्याल आया कि डेटा तो पकड़ा जा सकता है, इस डेटा को तो हमको हार्ड डिस्क में रखना नहीं चाहिए था, तो हम लोग उसको फॉर्मेट करते हैं, फिर उसको हम लोग इसको ऐसा समझते हैं कि अब ये फॉर्मेटिंग के बाद बिल्कुल सेफ हो गया। पर कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि फॉर्मेटिंग के बाद भी डेटा वापस आ सकता है। तो असलियत क्या है, आप बताएंगे ज़रा? देखिए, फॉर्मेटिंग के बाद जो हार्ड डिस्क वगैरह हो गया है या जो आपका पोर्टेबल जो डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, सर्वर लेवल तक के जो डिवाइसेस हैं, इट इज 100%, अगर आप कोई डेटा डिलीट करते हैं, इट इज स्टिल अवेलेबल इन दी, जो भी डिवाइस है उसमें अवेलेबल होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स में ये प्रॉब्लम है कि आप डेटा अगर एक बार फॉर्मेट कर देते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिमूव करके फिर उसमें कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर देते हैं, या बूट लॉगर को आप अनलॉक करके कोई नया मतलब रिफ्रेश कर देते हैं फोन को, मतलब देन इट इज वेरी हार्ड फॉर डेटा रिट्रीवल, मतलब बहुत मुश्किल होता है डेटा को रिट्रीव करना। बट इन टर्म्स ऑफ हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या अदर कोई दूसरे पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, इट इज 100% श्योर दैट वी वुड बी एबल टू रिट्रीव दी डेटा, बिकॉज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की सपोर्ट से दिस इज पॉसिबल। ओके, ओके, ऑलराइट। तो अब आजकल तो प्रचलन हो गया क्लाउड का भी, तो डेटा जो है वो फिजिकली कहीं हमारे किसी भी सिस्टम में नहीं रखा जाता, क्लाउड पे ही चला जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ नई रूलिंग्स आई हैं डेटा को रिट्रीव करने की, या डेटा कैसा रखा जा सकता है ऊपर, या किस प्रकार से रखना चाहिए, वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। देखिए, क्लाउड इज, जैसे हम लोग कहते हैं कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है बहुत बढ़िया है टू कीप योर डेटाबेस, मतलब आप अपना डेटा वहां पे सिक्योरली रख सकते हैं। देखिए, दिस डजंट अप्लाई फॉर मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन के लिए अगर आप कह रहे हैं कि मोबाइल फोन में मेरा कोई क्लाउड सर्विस है जहां पे मैं अपना फोटोज या वीडियो स्टोर कर रहा हूँ, राइट, विच इज नॉट एट ऑल सेफ। ये एंटरप्राइज लेवल पे बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि आप एंटरप्राइज लेवल में, या मतलब हम लोग कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग होता है कंपेयर टू मोबाइल। मोबाइल इज वेरी वर्नरेबल इन टर्म्स ऑफ दी एंटरप्राइज। मतलब मोबाइल एक छोटा सा डिवाइस है जहां आप वर्नरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर सामने वाले की ईमेल आईडी भी पता है, एंड डूइंग सम सोशल इंजीनियरिंग, जस्ट लाइक कि मैं किसी को फिशिंग लिंक भेजता हूँ आगे, और फिशिंग लिंक भेज करके मैं उसका जीमेल का पासवर्ड भी ले लेता हूँ, तो विद दैट पासवर्ड, अगर उसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव नहीं है बी पार्टी का, आई वुड बी एबल टू एक्सेस देयर गूगल ड्राइव अलॉन्ग विद गूगल फोटोज, या जो उनकी ऐप ब्राउजिंग हिस्ट्री है, मैं उसको आराम से आई कैन ब्राउज। बट एंटरप्राइज में ड्यू टू जो नए नए अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं ऑफिस में, एंड द पीपल हु आर सिटिंग बिहाइंड द सिस्टम आर वेरी मच वेल अवेयर कि हमें कोई अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, या फिर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट बनाने के लिए एक एनवायरनमेंट जो एस्टैब्लिश्ड है उसको मेंटेन करके रखना है। तो इट इज वेरी लो रिस्क कि कोई एंटरप्राइज का डेटा लीक हो पाए। So phones are very vulnerable for cloud platform. राइट। डॉक्टर साहब, आपकी सर्विसेज में फोरेंसिक्स भी एक सर्विस है, और आपकी एनालिटिक्स जो है वो पूरी एक टीम है उसके एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। तो कभी ऐसा कुछ सामने आया जहाँ पर आपकी फोरेंसिक्स की टीम को कुछ ऐसा ढूंढ कर देना था, या फिर ये बताना था कि क्या वाकई में डेटा डिलीट करने के बाद कई कई जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बड़े परेशान रहते हैं कि डेटा बड़ा सेंसिटिव है, किसी के हाथ नहीं लग जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज आपके सामने आए तो आपने कैसे टैकल किए होंगे? तो राजेश जी, आपका जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं।
तो पहला पार्ट जो है वो उसमें आपने ये कहा कि अगर आपका कोई डेटा एक्सेस कर रहा है तो आपको उसको सेफ रखने के लिए कहाँ रखना चाहिए कि आपका डेटा परफेक्टली सेफ रहे। जी। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है जिसमें कि आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। अपना डेटा आप क्लाउड पे रखिए मैक्सिमम टाइम, और जब आप या आपका एम्प्लॉई अपने लैपटॉप से जब क्लाउड पे एक्सेस करेगा उसको यूज़र नेम पासवर्ड से, तो उसके सामने बिल्कुल कंप्यूटर अपना ऐसा जैसे लैपटॉप खुलता है वैसे ही पूरी स्क्रीन वही आ जाएगी, और उसको ऐसा लगेगा कि वो क्लाउड पे ही अपने लैपटॉप पे ही काम कर रहा है। तो जैसे ही वो उसको बंद करेगा उसके लैपटॉप में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ क्लाउड पे ही सेव रहेगा। तो उससे ये है कि आपके लैपटॉप में तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ आपके क्लाउड पे ही चला गया। तो वो वही हमेशा जब भी ऑन करेगा वो क्लाउड ही यूज़ करेगा, क्लाउड और क्लाउड में ही सेव करेगा। तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन nowadays where they can save the data। तो आपके जो क्वेश्चन का दूसरा पहलू है उसमें आपने ये पूछा है कि ऑफिस के अंदर सेंसिटिव डेटा जो यूज़ कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़ उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। हाँ, कई लोग जो होते हैं अपनी पर्सनल जीमेल खोल के बैठ जाते हैं, राइट, और वो थ्रेड्स जो हैं ऑफिस के लिए भर जाती हैं। करेक्ट जी। आपके क्वेश्चन का दूसरा पहलू है वो उसमें आपने ये पूछा है कि सेंसिटिव डेटा जो आपके एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कंपनीज ये कहती हैं कि आप अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल ईमेल्स हैं उनको आप ऑफिस में नहीं खोल सकते। राइट, कई लोग फेसबुक खोल लेते हैं, कई लोग मूवीज़ देखने लग जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट अलाउड एज पर द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज़। तो वो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसमें डेटा लीक प्रिवेंशन सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं, जिसमें कि अगर हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं तो आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है आप वो परफेक्टली देख सकते हैं। राइट, और इवन वो अगर आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो उनके आप पासवर्ड भी आपको पता लग सकते हैं कि जो भी उसने यूज़ किए पासवर्ड यूज़र नेम वो आपके पास बिल्कुल एडमिन के पास आ सकते हैं। तो उस केस में आप उनकी चीज़ें ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे डीएलपी में काफ़ी ऑप्शंस होती हैं कि अगर वो डेटा को प्रिंट करना चाहे तो वो भी आप रोक सकते हैं, डेटा का स्नैपशॉट लेना चाहे वो भी रोक सकते हैं। आजकल तो डीएलपी इतनी एडवांस आ गई है कि अगर एम्प्लॉय आपके इन्फॉर्मेशन की फ़ोटो भी खींचना चाह रहा है तो वो भी नहीं खींच पाएगा। जैसे ही वो अपना कैमरा या मोबाइल लेके आएगा उसके सामने उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और उल्टा जो लैपटॉप है वो उसकी फ़ोटो खींच लेगा। और जो आपकी इन्फॉर्मेशन जिस इन्फॉर्मेशन की उसने फ़ोटो खींची वो इन्फॉर्मेशन का स्नैपशॉट एडमिन के पास चला जाएगा कि ये जो एम्प्लॉई है उसकी ये फ़ोटो है और ये इन्फॉर्मेशन है जो कि उसने एक्सेस करने जिसकी उसने फ़ोटो खींचने की कोशिश की। तो ऐसे एडवांस सिस्टम्स आ गए हैं जिससे कि हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बहुत खूब है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डीएलपी डेटा लीक प्रिवेंशन के ऊपर हमने बहुत एपिसोड्स किए भी हैं, और अभी डॉक्टर साहब ने जैसे अपने हमको कोट किया कि डीएलपी से हम लोग किस तरीके से अपने ऑफिस के डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि कहीं कोई हमारा डेटा चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। साथ ही में डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात भी बताई, वो ये कि डीएलपी सिस्टम्स के अंदर ही आपके पास प्रोविजंस होते हैं कि आप ये जान सकें कि किस एम्प्लॉई ने अपने पर्सनल डेटा को किस यूज़र नेम और किस पासवर्ड को दे के यूज़ किया है। अव्वल तो एम्प्लॉई को एक अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डोमेन अपने ऑफिस में यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो डेफिनेटली वो हकदार हैं किसी एक पनिशमेंट की, जो कि उनके पर्सनल जो डोमेन को कॉन्फिस्केट करके एक एम्प्लॉयर उन्हें दे सकता है। दर्शन जी, आप तो बहुत से केसेस को रोज़ ही डिस्कस करते होंगे, या रोज़ ही किसी न किसी केस को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। कुछ एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाइए अपने पूरे कैरियर में से। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा एक्चुअली डेटा से रिलेटेड ही मैं बोलना चाहूँगा, जस्ट कि डेटा कितना पावरफुल हो सकता है। सो बेसिकली एक थ्रेट का केस था जिसमें एक पर्सन को, कारोबारी को, एक थ्रेट आई थी। इस थ्रेट की इन्वेस्टिगेशन में पहली जो कॉल थी वो पाकिस्तान के नंबर से थी। उसके बाद 22 सीरीज दूसरे कंट्रीज के नंबर से कॉल आनी शुरू हो गई थी। तो जो थ्रेट कॉलर थे इस केस में उन्होंने अपने ही नंबर से, अपने जो पर्सनली जो चला रहे थे उन नंबरों से उन्होंने कांटेक्ट किया था थ्रेट देने के लिए।
यूजिंग सम कॉलर आईडी टूल्स हमें पता चला, उनका एग्जैक्ट नेम पता चल गया, एंड विद सम एडवांस टेक्नोलॉजी हमें उनकी बेसिकली पूरी हिस्ट्री पता चल गई। बेसिक कुछ डिटेल्स हमें उनके घर वालों के बारे में और उनके रिलेटिव्स के बारे में, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग जो थी वो हमें पता लगी इनके बारे में। एंड केस हमारा आइडेंटिफाई हुआ, हमने उस पर्सन का नाम और जो भी वो जहाँ रहते थे, लोकेशंस और जो उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो उनके थे, जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं और जो फ्रेंड्स वगैरह थे, तो मैंने उसके एक फ्रेंड को अपने नंबर से कॉल किया और मैंने बोला कि मेरे को फला फला पर्सन से बात करनी है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आप उसको बोलिए कि वो मुझे फोन करे। लिटरली उस पर्सन ने मुझे कॉल बैक किया, ही वॉज एक्चुअली अ पाकिस्तानी। और जब हमने उसको कॉल किया, उसका नाम वगैरह सब बताया कि तुमने इस नाम से इसका नंबर सेव किया हुआ है। एंड लिटरली सामने वाला बहुत शॉक में था कि तुमको कैसे पता कि उसका नाम इस नाम से सेव्ड है मेरे फोन में। तो मैंने बोला कि बहुत इंफॉर्मेशन है हमारे पास इसके बारे में, तो तुम काइंडली उसको बोलो कि मुझे कॉल करे। जब उसने कॉल बैक किया और उसने ये भी सबमिट किया कि ये जो थ्रेड कॉल है ये बेसिकली मैंने किसी के कहने पे किया हुआ था, मेरे इसमें कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं था। सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हॉरर मूवीज देखते हैं, तो हॉरर मूवीज में जो एक्सोसिस्ट होता है, जो बेसिकली प्रीस्ट होता है, वो प्रीस्ट क्या पूछता है, सबसे पहले सवाल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मतलब भूत, जिसके बदन में भूत आ गया होता है, तो पूछता है कि आपका नाम क्या है। बेसिकली वो शैतान अपना नाम बताता नहीं है, और जब शैतान का नाम पता चल जाता है तो शैतान पे हावी हो जाता है प्रीस्ट बेसिकली। सिमिलरली यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट में अगर हमें सामने वाले की डिटेल के बारे में पता है, फॉर एग्जांपल कोई अननोन नंबर से हमें कॉल कर रहा है और हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, लाइक वी नो हिज कॉन्टैक्ट्स, वी नो हिज एड्रेस, वी नो हिज नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ही पता लग गया, देन द होल केस इज सॉल्व। क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट में होता क्या है कि अगर आपको नाम पता चल गया सामने वाले का, देन यू आर 50% ऑफ योर केस इज सॉल्व। रेस्ट इज बेसिकली उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, जो लॉ एनफोर्समेंट में पॉसिबल है। और कुछ ओपन सोर्स टूल्स भी हैं जहां पे हम नेम सर्च या यूजर नेम सर्च को करके पर्सन को, बी पार्टी को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये एक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा रहा, जो मतलब मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला इस चीज से कि डेटा इज वेरी पावरफुल। आजकल एक केस चर्चा में है, मैं किसी भी चीज़ का बिना नाम लिए मैं आगे चलना चाहूँगा इस बताने के लिए कि उसके जो है एप्पल के फ़ोन्स का पासवर्ड जो है वो रिट्रीव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या फोरेंसिक्स कोई हेल्प कर सकता है या फिर आपके जैसे एक्सपर्ट्स कुछ हेल्प कर सकते हैं? देखिए, स्मार्टफोन पासवर्ड ब्रेकिंग बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। बट आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, फोरेंसिक टूल्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं आज, डिपेंडिंग ऑन चिपसेट, जो आप चिपसेट यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का चिपसेट आप यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों मिलकर के फोन को अनलॉक कर सकते हैं। राइट, बेसिकली आप एक ऐसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहे हो जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही ऑपरेट कर रहा है। राइट, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई फिजिकल लॉक तो लगा नहीं है कि आपने 10 किलो का, दस दस क्या बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर का आपने स्टील वॉल खड़ा कर दिया है और उसको हम खोल नहीं पा रहे हैं। 10 mm की थिकनेस है, या सॉरी 50 mm या 100 mm की थिकनेस का कोई स्टील डोर है जो हम खोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी तो कोई फिजिकल सिक्योरिटी है नहीं। बेसिकली एक स्मार्टफोन है जो एक सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा है, एंड सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होने की वजह से एनीवन हु इज इन द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे आर वेरी मतलब इजीली वो फोन को अनलॉक कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री, मतलब इतने बहुत चीप, डेड चीप में मिल रहे हैं, और कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बिक रहे हैं। राइट, सो पासवर्ड अनलॉकिंग इज इजी, डिपेंडिंग कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। ओके, डन। सो डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्होंने मोबाइल के बारे में बताया, जिक्र किया, हमारे कई दफ़ा लैपटॉप्स भी या टैब्स भी इस तरह से लॉक हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक, जैसे आप सिक्योरिटीज़ के अंदर हैं, तो क्या आपके पास भी ऐसे कुछ केसेस आते हैं कि ये एम्प्लॉय चला गया छोड़कर, मेरा ये सिस्टम लॉक करके चला गया, मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालनी है? कभी ऐसा कोई केस आपके सामने भी आया होगा? हाँ जी, ऐसे तो बहुत केस आते हैं। अच्छा, तो फिर आपके मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है, मतलब क्या करना पड़ता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे रहते हैं? उसमें जो लैपटॉप होता है, देखिए इसमें भी दो तरह के पासवर्ड होते हैं। एक तो आपका बायस का पासवर्ड होता है, जो कि जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं
ऑन करते एक पासवर्ड आता है, वो चिप लेवल पे जो लगता है, चिप लेवल पे लगता है। जी। और दूसरा पासवर्ड होता है जो कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर लेवल पे। हाँ, सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है, जी। राइट। तो दोनों तरह के पासवर्ड के केसेस आते हैं। तो अगर वो हार्डवेयर बेस का अगर आ रहा है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं और जो वो पासवर्ड है उसको रीसेट किया जाता है। और जो विंडोज़ वाला है वो तो नॉर्मली आपका बैकएंड से ही हो जाता है। आपका जो सर्वर, जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होता है जिससे वो अटैच होता है, तो एडमिन के पास वो सारे राइट्स होते हैं उसको रीसेट करने के, तो वो तो वहीं से हो जाता है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हार्डवेयर बेस्ड जो आपका पासवर्ड है उसमें आती है, जिसमें कि हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो दर्शन जी, इस समय आज की डेट के समय मतलब जो कॉमन स्कैम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रैम्पेंट है? रिसेंटली जो ट्रेंड चला है अभी इन्वेस्टमेंट स्कैम का चला है, इन्वेस्टमेंट स्कैम एंड कुरियर स्कैम जो है, ये बहुत पॉपुलर है हाल के टाइम में। इसमें होता क्या है कि सामने विक्टिम को कॉल आता है एक इंडियन नंबर से, और उनको कहा जाता है कि आपका कुरियर में जो है कुछ सिम कार्ड मिले हैं, फेक पासपोर्ट्स मिले हैं, कुछ लैपटॉप जो है वो दूसरी कंट्री भेजा जा रहा था, तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था। एंड उसमें होता क्या है कि सामने पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ एक पर्सन आपको कॉल करता है, एंड वो आपको इतना डरा देता है कि इसमें मैंने जो हाईएस्ट अमाउंट अभी तक का जो देखा है वो 12 करोड़ रुपए देखा है, जो सिंगल एक पर्सन ने अपना प्रॉपर्टी वगैरह बेच करके, एसेट्स बेच करके, उधारी लेकर के बचाने के लिए अपने आप को, उसने 12 करोड़ रुपए पे किए हुए हैं। सो ये सारा पैसा जो है इनडायरेक्टली क्या है कि जो ऑपरेट कर रहे हैं इनमें, जो बेसिकली जो कॉल्स कर रहे हैं वो हैं इंडियंस, बट वो मजबूरी में कॉल कर रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स हैं या इंडिया में कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो बेसिकली लोगों को बाहर कंट्री में जॉब दिलवाने के चक्कर में इतना लूअर कर देते हैं, इतना इनको ये लूअर किया जाता है कि आपको बहुत बढ़िया जॉब मिलने वाली है बाहर की कंट्री में। तो लोग जो हैं देखते हैं कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इंडिया से बढ़िया आपको सैलरी मिल रही है बाहर, तो क्यों ना जाकर के ट्राई किया जाए। जब वो वहां जाते हैं तो उनसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिस कॉन्ट्रैक्ट से वो 1-2 साल के लिए बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। एक टाइप का उनको किडनैप कर लिया जाता है और बिठवा करके उनसे जबरदस्ती जो है वो उन लोगों को परेशान किया जाता है। अब आप एक केस में हमने देखा हुआ है जहाँ पे इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन को कंबोडिया में हॉस्टेज बना करके, मतलब उसको एक ऐसी सिचुएशन में बिठा करके ऑपरेट करने वाले होते हैं चाइनीज। मतलब ये बहुत कम लोगों को पता है। सब लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से कॉल आ गया, वो ठगी जो केबीसी फ्रॉड हो रही थी, तो वो पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, तो इंडिया वाला पैसा कहाँ से भेज पा रहा है, या इंडिया में वो फोन करके पैसा कैसे मंगवा रहे हैं पाकिस्तानी। सो अब नया ट्रेंड आ गया है जहाँ पे चाइनीज इंडियंस को लूट रहे हैं। मतलब हमने एक एस्टिमेट देखा था, इतनी बहुत बड़ी अमाउंट है जो इंडिया से बाहर गई हुई है रिसेंट टाइम में, लगभग 6-7 महीने के अंदर अंदर। सो जो इंडियन सिटीजन था उसको वहां पे बिठा करके इंडियंस को ही ठगने के लिए कहा जाता है कि आप इंडियंस को कॉल करो और उनको ठगो। अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम आपको जेल करवा देंगे, या हम आपको यहाँ पे नुकसान करेंगे आपका। काइंड ऑफ उस टाइप से उन लोगों को डरा करके वहां पे काम करवाया जाता है। जी, ये बहुत बड़ी बात कही। एक पहलू ये भी है दोस्तों, हमने इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी हैं यहाँ पे, टेक्निकली बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी हैं यहाँ पे, लेकिन ये पहलू बिल्कुल नया है। और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटली चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे वो फिज़िकली भी बहुत हार्श बनती जा रही है। तो अपना ध्यान रखिए, ये इन्फॉर्मेशंस जो हैं, ये इनपुट्स जो हैं आप ही के लिए होती हैं। तो यदि आप इनसे और जानकारी लेना चाहते हैं, अपने एक्सपर्ट्स के नंबर्स हम हमेशा यहाँ पर देते हैं, आप दर्शन जी के नंबर भी नोट कीजिए। उनसे आप मिलना चाहते हैं ज़रूर डेफिनेटली मिल के हेल्प लीजिए। साथ ही में डॉक्टर नवीन धाम की टीम एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम्स में से मानी जाती है। यदि आपको उनकी फोरेंसिक्स की हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली उनके नंबर्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं, फ्लैश किए जा रहे हैं। क्लाउड एक्सेस एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिनके नंबर्स हम समय समय पर फ्लैश करते रहते हैं। ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए और क्लाउड एक्सेस जैसा सेफ प्लेटफॉर्म भी अपने लिए अपनाइए। दोस्तों, आपका ये साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। यूं ही अपना प्यार हमें भेजते रहिए अपने ईमेल्स के जरिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नए नए टॉपिक्स आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।